आगे की ओर ले चलते हैं। देखिए, संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, बहुत सारे कर्तव्य दिए हैं। अभी हम बात करते हैं एक अलग विषय की, एक ऐसे विषय की जो हमें भोर के सूरज की तरह नई दिशा देता है, जिसको कहते हैं कि समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता असल में केवल एक विधिक अवधारणा नहीं है, एकमात्र एक अवधारणा नहीं है कि जिसको लिख दिया गया और हमें पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारत में विविधता, ये भारत की जो विविधता है उसमें समरसता की खोज है। इसको लागू करने पर जितने प्रश्न चिन्ह लगे थे उन पर यदि हम अपनी दृष्टि डालें तो बड़ा ही अजीब सा मालूम पड़ता है कि जो चीज़ हमारा अधिकार, हमारा कर्तव्य और इनको निर्देशित करती है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, तो ये गलत है। ये वे विचार है जो समानता, न्याय और एकरूपता की नींव रखता है। इसको भी दिशा मिलेगी और इसकी भी भोर आएगी। तो दो पंक्तियों से मैं आदरणीय श्री मुकुंद बिहारी जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पे कि हो जीवन पथ उत्तल अवतल, हो जीवन पथ उत्तल अवतल, समदृष्टा समतलता दृष्ट चहुओर नहीं। हो जीवन पथ उत्तल अवतल, समतलता दृष्ट चहुओर नहीं। निकृष्ट निशा कुष्मंद न हो, उपजी ऐसी कोई भोर नहीं। आदरणीय धन्यवाद समीक्षा जी। आदरणीय प्राचार्य महोदय, हमारे विभाग प्रचारक चमन लाल जी साहब, निशा चौधरी जी, निपुण जी, धीरज जी, और आपका नाम भूल गया अमरदीप जी गाजियाबाद वाले, और मेरे प्रिय साथियों, युवा से साथियों, मोदी जी क्या कहते हैं, मित्रों। मित्रों क्यों कहते हैं? एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, थोड़ा हिंदी में बोलने की और कोशिश करता हूँ, समीक्षा जी से बहुत प्रभावित हो रहा हूँ मैं। तो मनोवैज्ञानिक जो घटक है कि शास्त्रों में कहा गया है, मोदी जी ने अपने मन की बात के पहले एपिसोड में एक बात कही थी कि अपने बच्चे को, मेरे भी बच्चे अभी छोटे हैं, अपने बच्चे को 5 साल तक खूब प्यार दो और 5 साल से लेकर 15 साल तक यानी 16 साल में आए तब तक उसको अनुशासन में रखो, तो 16 साल के बाद वो आपका मित्र बन जाएगा। यानी उसकी समझ इतनी विकसित हो जाएगी, उसे भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, विवेक उसका जागृत हो जाएगा कि वो आप उसे मैच्योरिटी के लेवल पे, परिपक्वता के स्तर पे आप तार्किक रूप से विचार विमर्श कर पाओगे, चर्चा कर पाओगे। और ये आयु यही होती है 10वीं के बाद की। कॉलेज में आने की तैयारी, कॉलेज में आप आ गए हैं तो आप हमारे मित्र हैं सभी। तो भारतीय संविधान की बात हो रही है। संविधान, गणतंत्र दिवस को अंगीकार किया गया। हम भारत के लोग, हम ही लोगों ने हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये संविधान बनाया, उसको अंगीकार किया और लागू किया। संविधान कोई रिलीजियस बुक नहीं है कि उसमें कोई भी किसी भी प्रावधान के ऊपर सवाल उठाओ तो आपका गला काट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। संविधान युग धर्म का प्रतीक है और युग धर्म हमेशा देश काल परिस्थिति के अनुरूप उसके स्वरूप बदलते हैं। मूल तत्व वही रहते हैं, परंतु उसको आवश्यकता अनुसार बदलने के लिए उसके प्रावधानों में परिवर्तन होते हैं और इसीलिए अनुच्छेद 368 का प्रावधान संविधान में किया गया है। चलिए, ये तो बदलाव की बात होगी। बदलाव से पहले की बात है उसको लागू करने की। भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। कर्तव्य की बात अलग है, पर हम बात कर रहे हैं अधिकार की, क्योंकि समान नागरिक संहिता राज्य के कर्तव्य के तहत है और वो नागरिकों के अधिकारों की पुष्टि के लिए, उनको अधिकार प्राप्त करवाने के लिए जो आवश्यक कृत्य है राज्य का, उसके बारे में है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता लागू करने के बारे में राज्य को निर्देश दिया गया है। निर्देश होते हैं और निर्देशक होते हैं, तो ये मैंडेटरी इसलिए होते हैं कि संविधान कानून नहीं है। संविधान एक अम्ब्रेला देता है, एक बड़ी छाया देता है, एक मोटे मोटे नियम और उसकी जो नीति निर्धारित करता है जिसके तहत कानून बनने चाहिए। अगर कानून संविधान की किसी प्रावधान या भावना के विरुद्ध होने पे
उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, और उसमें उसको रोका भी जा सकता है उस कानून को। तो जो भी कानून बनता है वो संविधान के प्रावधानों के और भावना के अनुरूप होना चाहिए। तो कानून बनने से ही फिर स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स होते हैं ना, विशिष्ट आयाम जो होते हैं किसी भी विषय के, वो लागू किए जाते हैं। तो सरकार से, राज्य यानी सरकार से ये अपेक्षा की गई अनुच्छेद 44 में कि भारत सरकार समान नागरिक संहिता लागू करेगी। अभी नागरिक संहिता क्या है? नागरिक संहिता, आप ये देखिए, आप अगर कानून की पढ़ाई नहीं भी करते हैं तो आप समझिए कि कानून दो प्रकार के होते हैं, सिविल नागरिक और क्रिमिनल आपराधिक। ठीक है, मोटा मोटा आप समझ गए। तो आपराधिक कानून तो स्वभावतः स्पष्ट है, अगर आप किसी प्रकार का अपराध करते हो किसी व्यक्ति के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, तो उसके लिए आपराधिक कानून लागू होते हैं। अन्य विषय जो हैं वो सिविल, जैसे प्रॉपर्टी राइट्स है, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज हैं, और भी किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, तो अन्य जो भी विषय हैं वो सिविल में आते हैं। तो नागरिक संहिता का जो विषय है, सिविल कोड भी अपनी जगह हो गया, लेकिन मूल रूप से नागरिक संहिता का विषय 5 विषयों को छूता है। उसमें विवाह विच्छेद, जिसे आप तलाक भी कहते हैं, संपत्ति का उत्तराधिकार, विरासत के तहत गोद लेने के वगैरह का अधिकार, और संपत्ति गिफ्ट करने का वगैरह, इससे संबंधित अन्य अधिकार। तो भारतीय परंपरा में हजारों वर्षों से इसके बारे में प्रावधान किए गए, अलग अलग स्मृतियां हैं। दाए भाग एक प्रसिद्ध एक टीका है स्मृति पर जो प्रचलित रही, माननीय जिमुत वाहन जी एक विद्वान थे, और मिताक्षरा अन्य। तो इन सभी परंपराओं में प्रयत्न किए गए हैं। अब देखिए, कोई कॉपी नहीं है, अलग अलग कालखंड में बनी है, तो उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता भी लगेगी, लेकिन उद्देश्य क्या है? कानून का उद्देश्य क्या होता है? कानून का उद्देश्य होता है सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति को एक मूर्त रूप देना, जामा पहनाना। और सामान्य इच्छा से तात्पर्य सभी के हित में हो और मोटे तौर पर सभी की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करे, परंतु उसमें परंतुक होते हैं, जैसे अधिकारों के साथ में परंतुक होते हैं ना, एक्सेप्शंस, कि आप किसी और की स्वतंत्रता बाधित नहीं कर सकते, आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप लोक व्यवस्था या राज्य के विरुद्ध कुछ गलत नहीं कर सकते। तो आपकी स्वतंत्रता सीमित है, इसलिए वो स्वच्छंदता नहीं है। तो लोग जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वो स्वच्छंदता पे चले जाते हैं, जो गलत है। स्वतंत्रता मर्यादा के अनुरूप अनुकूल होती है, मर्यादा से बाधित होती है। तो ऐसे ही जो अधिकार हैं, तो समान नागरिक संहिता में भी लोगों के, जो नागरिकों के अधिकार, सिविल राइट्स जो हैं, नागरिक अधिकार, उनके बारे में बात होती है। तो उसमें अपेक्षा की गई समान नागरिक संहिता, तो उसमें बाकी सिविल कोड तो बन गया, क्रिमिनल प्रोसीजर भी हैं, लेकिन जहां विवाह और परिवार से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित विषय हैं, उन पर जो समान नागरिक संहिता बनने की अपेक्षा राज्य से की गई थी, वहां वोट बैंक की राजनीति का ग्रहण लग गया। और सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्षता, मैं धर्म निरपेक्षता नहीं कहूँगा, आप समझिए इसको। धर्म एक अलग कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। छोटा सा नोट जोड़ता हूँ, रिलीजन और मजहब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जो यरूशलेम के अब्राहमिक पंथ जो सेक्ट जो थे उनसे निकला है। मूसा, ईसा, मोहम्मद, जहाँ से जुडाइज्म के बाद क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आया, तो वो एक मॉडल है जिसमें एक मैसेंजर होता है, होली बुक देता है, वो कहता है, क्लेम करता है कि मैं ईश्वर गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वो होली बुक है, एंड आई एम द मैसेंजर। सो उन सभी मॉडल में एक विशेष बात है, यू कांट आर्ग्यू, यू हैव टू बिलीव। आपको विश्वास करना है। अगर आप तर्क करते हो, लॉजिकल बात करते हो कि ये ठीक है कि नहीं है, ये उचित है कि नहीं है, अगर अल्लाह ने दुनिया बनाई है तो वो भेदभाव कैसे कर सकता है कि सिर्फ अरब के लोगों के लिए तो विशेष अधिकार है, बाकी जो अल्लाह को नहीं जानते या नहीं मानते उनको आप मार दो, कत्ल कर दो, कुछ भी कर दो, या उनके लिए कोई अधिकार नहीं है। तो ये अगर अल्लाह भगवान है या जो भी है, तो ऐसी बात तो क्यों करेगा? लॉजिक चलाएंगे तो आप उस पर अविश्वास करेंगे तो वो कुफ्र हो जाएगा और उसके लिए सज़ा मौत है। तो आप डरोगे, फिर आप नहीं मानो। दूसरी तरफ जो उसमें बातें कही गई, वो
जो विश्वासी लोगों के लिए, जो बिलीव करते हैं उनके लिए अलग है, नॉन बिलीवर के लिए कोई अधिकार नहीं है और उनके ऊपर प्रताड़ना है। तो ऐसी बातों को लॉजिकल अगर विचार किया जाए तो इस्लाम में सुधार हो सकता है, परंतु उस पर लॉजिक नहीं करने दिया जाता। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी की बाइबल है, तो उसमें भी लॉजिक आप लगा के आप उसके जो भी प्रोविजंस है, जो बातें, उन पे बहस डिबेट नहीं कर सकते, तर्क नहीं कर सकते। ये एक मॉडल है। अच्छा बुरा की बात मैं अभी इसमें नहीं जा रहा, ये मॉडल है। तो रिलीजन और मजहब उस प्रकार के मॉडल है जो एक क्लोज मॉडल देते हैं, ओपन मॉडल नहीं है। और जो कुछ उसके सैलेंट फीचर है, तो धर्म से अलग है। भारतीय धर्म परंपरा एक अलग परंपरा है। भारतीय धर्म परंपरा बात करती है एकम सदम विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसे विद्वान अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगी, जा सकते हैं, कोई बात नहीं, पर इससे आप सत्य से मुकर जाओगे, सत्य को नहीं जानोगे तो आपका ही नुकसान है। तो एकम सदम विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसे विद्वान अलग नाम से पुकारते हैं। धर्म के लक्षण बताए गए हैं, वो क्या है? न्याय, करुणा, नैतिकता, परोपकार। ये वो लक्षण है जो एक आदर्श मनुष्य समाज में जो सार्वकालिक और सार्वभौमिक होते हैं। इसमें किसी के प्रति पक्षपात नहीं किया गया। और भारतीय संप्रदाय जितने भी है, जैन, बौद्ध, वैष्णव जितने भी है, या जो भी महापुरुष हुए जिन्होंने अपने अपने जिसे कहते धर्म चलाया, जैन धर्म चलाया, उन सभी ने उद्देश्य क्या बताया? विश्व का कल्याण हो, सभी का भला हो, धर्म की स्थापना हो। धर्म तेरा या मेरा अलग नहीं बताया उन्होंने, धर्म तो नैतिक मूल्यों की अवधारणा है। तो धर्म की अवधारणा रिलीजन और मजहब से अलग है। और भारतीय संप्रदाय वो भी एक उस धर्म की अवधारणा के तहत रहते हैं जहाँ पे सभी के कल्याण की बात होती है, लेकिन रास्ते पे भिन्नता है कि हाँ ये रास्ता ठीक है या दूसरा रास्ता ठीक है। पर वहाँ पर भी दो चीज़ें वो नहीं है जो रिलीजन और मजहब में है। इम्पोजिशन नहीं है कि आप मानोगे तो ठीक है, नहीं तो आपके साथ ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। दूसरा, डराना या धमकाना नहीं है। और दूसरा, लालच भी नहीं है कि अगर आप मानते हो तो आपको ये मिलेगा, जन्नत मिलेगी, वो नहीं। वहाँ बात होती है कि विश्व के कल्याण में, मानवता के लिए, सृष्टि के लिए अच्छा है, तो ये क्यों अच्छा है, उसकी बहस होती है। तो रास्ते की बहस होती है। इसलिए कहा गया एकम सदम विप्रा बहुधा वदंती। और उसका कारण है, तार्किक कारण है। मुंडे मुंडे मति भिन्ने, ऋग्वेद का है। मतलब क्या है? मैं मेरे मत कैसे बनाऊंगा? मैं कहाँ पला बड़ा, मैंने क्या पढ़ा, मेरे अनुभव क्या है? तो मैं किसी भी चीज़ के बारे में राय बनाऊंगा तो मेरे अनुभव के आधारित होगी। तो मेरा अनुभव, मेरा अब तक का पढ़ा हुआ सब कुछ यूनिक है। इट कांट बी रेप्लिकेट टू यू। ये आप पे रेप्लिकेट नहीं हो सकता, आपका यूनिक है, हर व्यक्ति का यूनिक है। इसलिए कहा गया मुंडे मुंडे मति भिन्ने। पर साथ में ये भी कहा गया एकम सदम विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसे देखने के अलग अलग स्वरूप हैं। तो हमें सत्य तक पहुंचना है, उसके लिए विभिन्न मार्ग हैं। वो मत संप्रदाय, जिसे अलग धर्म भी कह लेते हैं कई लोग, परंतु वो धर्म की स्थापना के लिए। और उन्होंने उद्देश्य क्या बताए? सभी का कल्याण हो, फॉलोअर्स का कल्याण और नॉन फॉलोअर्स को नुकसान हो, ऐसा भारतीय धर्म संप्रदाय चर्चा नहीं करते। इसीलिए जो पाश्चात्य जगत के जो बार्बरिक लैंड के रिलीजन आए, जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं होते थे, सर्दी में 6 महीने भूखे मर जाते थे, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के कारण वैसी क्रूअल्टी वहाँ एक्सेप्टेड हुई। एक लॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। हम उसको ये नहीं कहते कि वो दुष्ट ही थे, लेकिन वहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट हुआ। भारत में हिमालय के कारण श्रेष्ठ भूमि, मानसून बढ़िया, इसलिए हमारे जीडीपी पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा जीडीपी होता था 1000 साल पहले तक, 40% से ज़्यादा। फिर कम होते होते भी अंग्रेज आए तब तक 25% रहा। और ये यूएनडीपी की, ओईसीडी की रिपोर्ट्स हैं, लॉजिक जो बिल्कुल फैक्ट्स बेस्ड हैं। आप अगर एंगस मेडिसिन की रिपोर्ट टाइप करेंगे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो हमारे यहाँ ये परंपराएं विकसित हुई। तो रिलीजन और धर्म एक नहीं है। चलिए मान लिया कि हम उसके हिसाब से ना मनाएं। नागरिक संहिता ये कहती है कि इसमें आप भेदभाव ना करें। तो अगर मुस्लिम और ईसाई संप्रदाय के लिए अलग सिविल कोड है, नागरिक संहिता है, और हिंदुओं के लिए अलग है जिसमें जैन, सिख, बौद्ध भी है, तो वो संविधान के अनुच्छेद 14 का निषेध करता है। क्यों? अनुच्छेद 14 कहता है कि समता और समानता का अधिकार सभी नागरिकों को दिया जाता है। और दूसरा अनुच्छेद 15 कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति से लिंग, प्रजाति, जन्म स्थान आदि पर भेदभाव नहीं करेंगे। परंतु यहाँ पर समान नागरिक संहिता नहीं होने से जो मुस्लिम कोड है या ईसाइयों के लिए जो कोड है, सिविल कोड, जो विवाह विच्छेद
उत्तराधिकार, गोद लेने का अधिकार वगैरह के जो नियम हैं, कानून बने हुए हैं, वो महिलाओं को समान अधिकार नहीं देते। तो समान अधिकार नहीं देते तो ये संविधान के गारंटी के विरुद्ध है। और दूसरी तरफ संविधान का निर्देश है कि आप समान नागरिक संहिता लागू करो, परंतु तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इसको रिलीजियस मैटर मान लिया गया। पर ये रिलीजियस मैटर कैसे हो सकता है? अगर रिलीजियस मैटर है तो आप शरीयत की बात करते हैं तो फिर क्रिमिनल कोड में लागू करिए, चोरी करने वाले का हाथ काट दीजिए। आप ये दोगलापन क्यों रखते हैं कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू? तो राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण से समान नागरिक संहिता का लागू नहीं किया गया, और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार निर्देश दिए फिर भी सरकारों ने पालन नहीं किया। और अगर खंड से उसकी पालना के लिए, जैसे साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया तो उसको बदलने के लिए संसद से कानून ले आया गया। तो इससे कट्टरवादी तत्व जो समाज में हैं, जो महिलाओं को समान अधिकार नहीं देना चाहते, जो बाकी धर्म संप्रदाय के साथ मिलके नहीं रहना चाहते और जो भेद आपस में विभेद को बढ़ाते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए भी प्रतिकूल है। क्यों समीक्षा जी, ठीक ठाक हिंदी बोल रहा हूं? तो समान नागरिक संहिता लैंगिक समानता के संवैधानिक प्रावधान के विरुद्ध है, के लिए आवश्यक है समान नागरिक संहिता। और उसकी अनुपस्थिति में ये जो रिलीजन बेस्ड जो नागरिक कानून बने हुए हैं वो महिलाओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण हैं, आधी आबादी को के अधिकारों को बाधित करते हैं और उनका शोषण उससे होता है, उनके अधिकार उनको नहीं प्राप्त होते हैं, भले वो विवाह में संस्था में अधिकार हो, भले वो उत्तराधिकार में अधिकार हो, संपत्ति के अधिकार हो। तो इन सब से जो मुस्लिम और ईसाई महिलाएं हैं उनके प्रति भेदभाव हो रहा है, उनके प्रति अन्याय हो रहा है। वो भी तो मुस्लिम हैं महिलाएं। तो हम बात कर रहे हैं कि उनके प्रति अधिकार और भेदभाव वो खत्म हो, और वो इसलिए वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। अगर महिलाएं जो अगली पीढ़ी को जन्म देती है, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको संस्कार देती है शुरुआती, उनको अधिकार नहीं है तो उनकी क्षमताएं बाधित होती है, तो उससे एक पूरी पीढ़ी आगे की पीढ़ियों पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ये लॉजिकल बात है। और न्याय की बात है कि जब हम समता और समानता की बात करते हैं तो महिलाओं के एक बड़े हिस्से को उससे वंचित नहीं किया जा सकता। इसीलिए 2016 में विधि आयोग को ये मैंडेट दिया गया कि आप समान नागरिक संहिता पर विचार करें। क्योंकि कोई भी कानून बनता है तो उसमें संसद के दोनों सदनों से बहुमत से, और कुछ मामलों में विशेष बहुमत से, जहां संवैधानिक प्रावधानों की कुछ बात आ जाती है, विशेष बहुमत से पारित करना होता है। तो इस मजबूरी के कारण लागू नहीं हो पा रहा है, ऐसा कोई कानून बन नहीं पा रहा है। फिर भी सरकार ने इसके लिए समिति बनाई, विधि आयोग इस पर विचार कर रहा है। आगे अपेक्षा करते हैं कि महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण इस कानून इन प्रावधानों को समाप्त करके समान नागरिक संहिता लाई जाएगी, ऐसी अपेक्षा करते हैं। लेकिन उसमें लिए जनमानस का निर्मित होना आवश्यक है। लोकतंत्र में कोई भी परिवर्तन जनमानस को साथ लिए बिना नहीं हो सकता। और जहाँ पे बड़ी शक्तियाँ, विदेशी शक्तियाँ भारत को अस्थिर करने में लगी हैं और एनार्की क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे मीडिया के और सोशल मीडिया के दुरुपयोग द्वारा जिस प्रकार से किसान कानूनों के बारे में दुष्प्रचार करके दिल्ली को घेरा गया, सामान्य जनजीवन को बाधित किया गया और अराजकता की कोशिश की गई, उस डर को दूर करने के लिए भी आवश्यक है कि आम जनमानस इस मुद्दों को समझे। इसमें जो राज्य अगर कुछ परिवर्तन करता है तो उसमें सहयोग दे, उसको सपोर्ट करे। और इसीलिए इन मुद्दों पर एक सामान्य चर्चा, खुली चर्चा आवश्यक है, जिससे कि सभी लोगों की समझ विकसित हो और वो अपने नागरिक अधिकार और अपने कर्तव्यों के रूप में भी इन परिवर्तनों को लागू करने में सहायक बने। सर एक क्वेश्चन है हाँ। कि मौलिक अधिकार हमारे 26 से 27, 28, 29 मौलिक अधिकारों में हमें ये दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और जो अल्पसंख्यक है उनको अपने रीति रिवाज के हिसाब से अपनी संस्था चलाना और उनके धार्मिक कार्यों को संपन्न करने। तो मौलिक अधिकार और हमारा जो समान नागरिक संहिता का है वो आर्टिकल 44 है, जो राजनीतिक निर्देशक तत्व में आता है। क्या मौलिक अधिकार से राजनीतिक निर्देशक तत्व ज्यादा बड़ा है? आपका जवाब देता हूँ। मौलिक अधिकारों का भाग 3 है। भाग 3 का जो सबसे पहला मैंडेटरी प्रोविजन, जो बाकी सब प्रोविजन पे आच्छादित होता है, वो अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी नागरिकों विधियों का समान संरक्षण और विधियों के सम्मुख समान अधिकार रहेगा, समान कानूनी अधिकार रहेंगे।
परंतु समान नागरिक संहिता नहीं होने पर रिलीजन के नाम पे जो कोड बने हुए हैं जो महिलाओं को अधिकार नहीं देते हैं, तथ्य हैं, आप जानते नहीं मिलते महिलाओं को समान अधिकार, मैं कोई बात नहीं बना रहा हूँ, तो वो उनके प्रति जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, पहली बात। फिर जहाँ तक रिलीजियस स्वतंत्रता की बात है वो अनुच्छेद 25 में है और 26-27 में वो है, वो उसके डिटेल है, वो बात करती है पढ़ाई के बारे में, संस्कृत संरक्षण के बारे में। आप पूजा पद्धति और नागरिक अधिकारों को एक नहीं कर सकते। आप पूजा पद्धति में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, नागरिक अधिकारों से उनका कोई लेना देना नहीं है। आज एक मुस्लिम महिला को विवाह में क्या अधिकार मिलते हैं, उसको विवाह विच्छेद का कितना अधिकार है, उसको संपत्ति में क्या अधिकार मिलेगा, उसमें पूजा पद्धति का क्या लेना देना, उसमें अल्लाह का क्या वो रोक टोक है। और अगर आप शरीयत को ही मानने की बात करते हो तो उसमें कितनी विचारधारा है, हनफी विचारधारा अलग है, आप हनबली अलग है। आप अगर आप मुस्लिम स्कॉलर हैं तो आप जानते होंगे हनफी विचारधारा को क्यों माना गया भारत में, क्यों अलाउद्दीन खिलजी जब सबसे पहले भारत में उसने इस्लाम को स्थापित किया, सारे मुस्लिम और जो शासन थे तुर्क अरबी मुगल थे, भारतीय लोगों को उसमें सहभागिता कुछ नहीं थी, ठीक है ना। उनकी स्थिति कैसी थी वो तो वहाँ के तत्कालीन लेखकों को पढ़िए कि वो समाज से अलग भी हो गए और उनको कुछ राज्य में कुछ हिस्सा भी नहीं मिला। इसीलिए आज मुस्लिम सबसे ज़्यादा शोषित पिछड़ा हुआ है, कारण कि मुस्लिम राज्यों में सिर्फ विदेशियों ने राज्य किया, भारतीय कन्वर्टेड मुसलमानों को साथ ये हुआ कि भारतीय समाज से कट गए, भाई वो जो उनके गोत्र परिवार रिश्तेदारी सबसे कट गए, तो अर्थव्यवस्था से भी कट गए, इसलिए गरीब हुए। शोषण तो उनका विदेशियों ने किया। चलिए, तो मैं बात कर रहा था रिलीजन के बारे में, तो रिलीजन के जो एस्पेक्ट है पूजा पद्धति के अलग हैं और नागरिक अधिकार के अलग है। तो यहाँ महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है, वही मुस्लिम महिलाएं आपकी माँ बहनें हैं, हमारी माँ बहनें हैं, तो हम उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। यहाँ किसी के अधिकार छीनने की बात नहीं हो रही है। किसके अधिकार छीनने जा रहे हैं? जैसे सीएए के बारे में भ्रम फैलाया गया, जबकि ये था कि जब विभाजन के समय जो वहाँ रह गए, चूंकि रिलीजन के बेस पे हुआ, तो वहाँ पे उनको अधिकार नहीं। आप पता करें पाकिस्तान में हिंदुओं को समान अधिकार है क्या? उनके साथ शोषण होता है तो उनका प्रोटेक्शन है क्या? नहीं है। बांग्लादेश में तो बेचारे कहाँ जाए, तो हमारे भाई हैं, हमारी भूमि के हिस्सा थे, तो हमारा कर्तव्य है उनको शरण दें। तो उसका दुरुपयोग किस तरह किया, दुष्प्रचार किस तरह से किया गया, और आपके अधिकार छीन लेंगे, आपकी नागरिकता छीन लेंगे, जबकि सीए नागरिकता छीनने का प्रोविजन करता ही नहीं, वो तो उन लोगों को कुछ सुविधा देता है। ऐसे ही समान नागरिक संहिता किसी का अधिकार छीनता ही नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने की बात है, उनको सशक्त बनाने की बात है, और इसमें रिलीजियस इंटरफेरेंस का कुछ एस्पेक्ट ही नहीं है। ये न तो शिक्षा से संबंधित है, न पूजा पद्धति से संबंधित है। और जो आर्टिकल 26 से 30 है वो जो इसकी विशेष एजुकेशन की बात करता है और इसके विभिन्न पूजा पद्धतियों अलग चीज़ों से। और अगर वो इन कोड की बात करें तो फिर शरीयत मानो पूरी, फिर तो क्रिमिनल कोड मत माने। फिर तो मुस्लिम व्यक्तियों के मामले में वो लागू होना चाहिए कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपराध करे तो उसको शरीयत के अनुसार दंड मिले, हाथ काट दिए जाएं, पत्थर मार मार के, अगर वो व्यभिचार करे तो उसको पत्थर मार मार के उसको मार दिया जाए। पर वो बर्बरता है। आज के ज़माने में कोई सामान्यतः कोई मुस्लिम भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो इस नाम पे सिर्फ कुछ पुरुष विशेषाधिकार रखना चाहते हैं, कुछ पुरुष, सभी नहीं, क्योंकि जो पुरुष अपने माँ बहनों के प्रति प्रेम रखते हैं वो भी इसको उचित नहीं मानते हैं, मुस्लिम पुरुष। तो इसलिए ये दोनों अलग चीज़ें। स्पष्ट रहे, समान नागरिक संहिता किसी का अधिकार छीनती नहीं है, सिर्फ महिलाओं को अधिकार देने के बारे में बात करती है। यह पूजा पद्धति या अन्य चीज़ों से, शिक्षा से संबंधित नहीं है। यह उनके विवाह विषय, उत्तराधिकार, गोद लेने के अधिकार से संबंधित जो विषय हैं 5, उन्हीं से संबंधित हैं। तो संविधान की भावना के अनुरूप है, आवश्यक है, और इसकी अनुपस्थिति में जो महिला, मुस्लिम महिलाएं, ईसाई महिलाएं या जो भी हिंदू कोड बिल से अलग जो महिलाएं हैं, उन सबके अधिकार अगर छीने जा रहे हैं तो उनके प्रति अन्याय है और संविधान का अपमान है एक तरह से, अगर ये चल रहा है तो जनमानस इस बारे में बने, स्पष्ट हो, और ये परिवर्तन संसद के माध्यम से हो, तो एक हमारी माँ बहनों का बड़ा समूह है, उनके अधिकार बढ़ेंगे, तो उससे उनकी क्षमता बढ़ेगी, आने वाली पीढ़ियों की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे भारत सक्षम और समृद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत। सर, आपके विशिष्ट वक्तव्य ने सभागार में
बैठी युवा शक्ति को एक नई दिशा प्रदान अवश्य ही की होगी, ऐसा मेरा मानना है। आपने जो बहुमूल्य जानकारियाँ दी हैं वे वास्तविक प्रमुख हैं जिन्हें हम गौर मानते हैं। आपने बात की स्वतंत्रता की, इसके अंतर पर आपने प्रकाश डाला। आपने पंथ निरपेक्षता को बताया कि क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, और सबसे विशिष्ट कि आपने बताया कि एक नागरिक को जो समान अधिकार मिलने चाहिए, उस नागरिक में आपने महिलाओं को जो शक्ति प्रदान करने की बात की है, वह तो लिए हैं। बहुत बहुत आभार आपका, आदरणीय। इसी के साथ कार्यक्रम को अगली दिशा की ओर ले चलते हैं। अभी बीच में बात हो रही थी कर्तव्यों की, अधिकारों की। संविधान ने हमें दिए हैं भाग 3 में, भाग 4A में हमारे कर्तव्य। तो यदि कर्तव्यों की बात की जाए तो हम अपने अधिकारों के प्रति तो बहुत सजग रहते हैं कि हमें ये अधिकार मिलने चाहिए, परंतु अपने कर्तव्यों के प्रति हमारी सजगता उतनी अधिक नहीं होती है ना? ऐसा है? ये सब करते हैं ना, हम मांगते हैं अपने इनफैक्ट हम अपने परिवार को भी देखें तो माता पिता से सिर्फ हम मांगते हैं कि ये हमारा अधिकार है, हमें ये दीजिए, परंतु यदि कर्तव्य की बात आती है तो हम उनके प्रति उतने अधिक उत्साहित नहीं होते हैं कि हमें उन्हें क्या सौंपना है।